नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली सीए हिंदी इंग्लिश। आज 27 जनवरी 2026 है और आज की जो खबरें हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती हैं। एक तरफ हम इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को याद कर रहे हैं ताकि उससे सीखा गया सबक धुंधलाना पड़ जाए। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ हम क्वांटम कंप्यूटिंग और प्राइवेट सैटेलाइट जैसी भविष्य की बातों में उतर रहे हैं जो हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। हाँ बिल्कुल। आज की चर्चा सिर्फ एक खबरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तरह से इन दो छोरों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास से मिली सीख आज के डिप्लोमेटिक और कल्चरल फैसलों को दिशा दे रही हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो एम्बिशंस हैं वो भारत के भविष्य का नक्शा तैयार कर रही हैं। तो चलिए इस तस्वीर को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत अतीत के उसी जरूरी सबक से करते हैं। 27 जनवरी, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ये सिर्फ एक तारीख तो नहीं है, एक चेतावनी है ना। निश्चित रूप से ये संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त एक दिन है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी नरसंहार हुआ था, जिसे हॉलोकास्ट कहते हैं, जी। उसके लाखों पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। पर इसका मकसद सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि ऐसी भयावहता दोबारा कभी न हो। और इस साल की जो थीम है वो भी इसी भावना को दिखाती है, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। हाँ, और ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हॉलोकास्ट को सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसे आज के मानवाधिकारों के संघर्ष से जोड़ती है। ये याद दिलाती है कि जब नफरत और भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। मुझे जो बात और भी सोचने पर मजबूर कर रही है वो है इसका ग्लोबल फोकस। ब्रिजिंग जनरेशंस, पीढ़ियों को जोड़ना। क्या इसका मतलब यह है कि अब एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता महसूस की जा रही है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या? हॉलोकॉस्ट को अपनी आंखों से देखने वाले और उसे झेलने वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं। उनकी पीढ़ी हमारे बीच से जा रही है। सही बात है। ऐसे में ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ियों पर आ जाती है कि वे उन कहानियों को, उन अनुभवों को जिंदा रखें। ये फोकस इसी बात पर है कि कैसे उन यादों को किताबों से निकालकर युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग तक पहुंचाया जाए, ताकि इतिहास सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर न रह जाए। बिल्कुल। और ये 27 जनवरी की तारीख, इसका भी अपना एक खास महत्व है। जी, इसी दिन 1945 में सोवियत सेना ने ऑश्विट्ज़-बिर्केनाउ नाम के नाजी यातना शिविर को आजाद कराया था। अच्छा, वो शिविर जो उस नरसंहार का सबसे बड़ा प्रतीक था। हाँ, इसीलिए यह तारीख उस भयावहता के अंत की शुरुआत का दिन है। मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ये बात सिर्फ इतिहास तक तो सीमित नहीं है। आज भी देशों के बीच संबंधों की बुनियाद यही मूल्य होते हैं। और इसी सिलसिले में आज नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। हाँ, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन एक हाई प्रोफाइल बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू के शीर्ष नेता शामिल हैं। और एजेंडा क्या है इसका? देखिए, इसके एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो है मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA, दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी। आपने FTA का जिक्र किया, लेकिन भारत और EU के बीच ये बातचीत तो एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रही है। कई बार लगा कि बात बन जाएगी, पर फिर मामला अटक गया। इस बार ऐसा क्या खास है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस बार माहौल थोड़ा अलग है। दुनिया में जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल रहे हैं। चीन को लेकर दोनों पक्षों की अपनी चिंताएं हैं और वे अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब किसी एक देश पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ब्रेग्जिट के बाद EU भी ब्रिटेन के अलावा नए और बड़े व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहा है। भारत उस पैमाने पर एक नेचुरल चॉइस है। तो इस बार आर्थिक कारणों से ज्यादा जियोपॉलिटिकल कारण इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये समझौता सिर्फ ट्रेड के आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। हाँ बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का जरिया है। जब आप सुरक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक में स्थिरता और ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दों को साथ में देखते हैं तो ये साफ हो जाता है। एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत अपनी जगह बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी काफी कुछ हो रहा है, जैसे दिल्ली में चल रहा भारत पर्व 2026। जी, ये पर्यटन मंत्रालय की तरफ से लाल किले पर आयोजित किया जाता है और गणतंत्र दिवस समारोह का ही एक हिस्सा है।
ऊपर से तो ये एक मेला जैसा लगता है, जहां अलग-अलग राज्यों की झांकियां, लोक कलाएं और खान-पान देखने को मिलता है। लेकिन इसका गहरा उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसी जो सरकारी पहल है, उनका एक प्रैक्टिकल रूप है। अच्छा। इसका मकसद भारतीयों को अपनी ही देश की डाइवर्सिटी से परिचित कराना है और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये दिलचस्प है। मतलब अब फोकस सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट पर नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक टूरिज्म को एक अनुभव बनाने पर है। सही कहा। और इसी तरह देश के अलग-अलग राज्य भी अपनी प्रशासनिक और तकनीकी विरासत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबरों में 3 खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। कौन-कौन सी? गुजरात में निजी सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास, लखनऊ का जीरो वेस्ट शहर बनना और गोवा का स्टारलिंक के साथ समझौता। चलिए, गुजरात से शुरू करते हैं। देश का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही जगह पर सैटेलाइट के डिजाइन से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक सब कुछ होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे अजीस्ता स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। तो ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। अब तक इस क्षेत्र में ISRO का ही दबदबा रहा है, लेकिन अब सरकार निजी कंपनियों को भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए एनकरेज कर रही है। और इसमें इन स्पेस जैसी एजेंसी की भी भूमिका होगी। हाँ, बिल्कुल। इन स्पेस वही सरकारी एजेंसी है जो प्राइवेट कंपनियों और ISRO के बीच एक पुल की तरह काम करती है। गुजरात का ये प्लांट उसी नीति का एक ठोस नतीजा है। अब लखनऊ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है, पर क्या ये सस्टेनेबल है? अक्सर ऐसी घोषणाओं के बाद अमल में ढील आ जाती है। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। जीरो वेस्ट का तमगा पाना एक बात है, पर इसे बनाए रखना असली चुनौती है। इसका मतलब है कि शहर में पैदा होने वाला 100% ताज़ा कचरा या तो रिसाइकल हो रहा है या उससे ऊर्जा बनाई जा रही है, और कुछ भी लैंडफिल में नहीं जा रहा है। और इसके लिए क्या किया गया है? लखनऊ ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और मोहल्ला स्तर पर कचरे के सेग्रीगेशन पर जोर दिया है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। नागरिकों की आदतों को बदलना और इस पूरे सिस्टम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। और तीसरा उदाहरण गोवा का है, जिसने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया। ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, गोवा के उन दूर दराज के बीच या गांवों में जहां मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता, वहां अब हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट होगा। जी, ये न सिर्फ वहां के पर्यटन उद्योग के लिए, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन तीनों उदाहरणों में एक बात कॉमन है, भविष्य की तकनीक और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका। बिल्कुल। और ये सिर्फ सिविलियन सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भी कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम उठाए जा रहे हैं। जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिलिट्री क्वांटम मिशन के पॉलिसी फ्रेमवर्क का लॉन्च होना। क्वांटम मिशन, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अगर इसे सरल भाषा में समझना हो तो सेना के लिए इसके क्या मायने हैं? इसे ऐसे समझते हैं, आज के सारे कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में काम करते हैं, मतलब या तो ऑन या ऑफ। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग उन कणों का उपयोग करती है जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से भी लाखों करोड़ों गुना तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सेना के लिए इसका क्या फायदा? सेना के लिए सबसे बड़ा फायदा है कम्युनिकेशन और एन्क्रिप्शन में। क्वांटम तकनीक से ऐसा एन्क्रिप्शन बनाया जा सकता है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। ये सिर्फ कम्युनिकेशन को सिक्योर नहीं बनाएगा, बल्कि भविष्य के इंटेलिजेंस गैदरिंग, साइबर वॉरफेयर, इन सब का तरीका ही बदल देगा। तकनीक की ही बात चल रही है तो अंतरिक्ष में एक और दिलचस्प समझौता हुआ है। आयन स्पेस ने पिक्सल लेड कंसोर्शियम के साथ भारत का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन बनाने का समझौता किया है। हाँ, और ये गुजरात वाले प्लांट की कहानी को ही आगे बढ़ाता है। कॉन्स्टलेशन का मतलब है छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक झुंड जो एक साथ काम करता है और लगातार पृथ्वी की तस्वीरें लेता रहता है। बिल्कुल। निजी कंपनी द्वारा इसे बनाने का मतलब है कि कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण की निगरानी जैसे क्षेत्रों के लिए हाई क्वालिटी डेटा बहुत तेजी से और शायद सस्ते में उपलब्ध हो सकेगा। इन सभी तकनीकी और रणनीतिक विकास के बीच कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है, खासतौर पर ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। जी, इस रिपोर्ट ने टाटा ग्रुप को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया है, जो
कोई हैरानी की बात नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। यहाँ उनकी दशकों की विरासत और मजबूत पकड़ को दिखाता है। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि YouTube को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बताया गया है। यहाँ मूल्यवान और मजबूत, वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा। वैल्यूएबल ब्रांड का मतलब अक्सर फाइनेंशियल वैल्यू से होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड का मतलब लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव, उसकी पहुंच और पहचान से होता है। YouTube आज सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं है, मनोरंजन, शिक्षा, समाचार, संस्कृति सबका एक माध्यम बन चुका है। बिल्कुल, यह रिपोर्ट उसी प्रभाव को मान्यता दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर है। स्पेन भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल हो गया है। हाँ, और ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। IPOI इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत की एक पहल है। तो जब स्पेन जैसा एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश इसमें शामिल होता है तो ये इस पहल को और ज्यादा ग्लोबल लेजिटिमेसी और समर्थन देता है। ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक को लेकर भारत के दृष्टिकोण को दुनिया में गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए अब कुछ विविध लेकिन जरूरी खबरों को समेटते हैं। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ जी, जिसकी थीम थी मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। ये एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ हमारे देश की विधानसभाओं और संसद के स्पीकर्स और चेयरमैन मिलते हैं और विधायी प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करते हैं। हाँ, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया। हाँ, जिसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बहुत सीधी और स्पष्ट थीम है। मतलब वोट देना एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अंत में एक दुखद खबर भी है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर इलियास पाशा का निधन हो गया है। जी, वो अपने समय के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज हमने इतिहास के सबक से लेकर भविष्य की तकनीक तक और स्थानीय उपलब्धियों से लेकर वैश्विक कूटनीति तक एक लंबा सफर तय किया। हमने कोशिश की कि आपको सारी खबरें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली CA हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ।